राइट। तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और इसमें क्या करना था एग्जैक्टली। चलो देखो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम if 100 ml of phosphine decompose to give solid phosphorus P4 and hydrogen gas। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका आंसर है 50 ml। अब देखते हैं 50 ml कैसे आया। देखो, सबसे पहले मैं बैलेंस रिएक्शन लिखूंगा, तो बैलेंस रिएक्शन होगी आपकी ये P4 प्लस 6H2, ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। अब मुझे दे रखा है इसका 100 ml। ठीक, अब गेल-ओसेक लॉ क्या कहता है? गेल-ओसेक लॉ कहता है कि वॉल्यूम का रेशियो जो होगा वो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के बराबर होगा, यानी कि इसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है? 4:6। राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर 4 ml PH3 फोस्फीन गैस आपने ली तो आपको 6 ml हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ऐसा गेल-ओसेक लॉ कहता है। तो अगर 1 ml फोस्फीन ले लूं तो 6/4 ml हाइड्रोजन, और अगर मैं 100 ml फोस्फीन ले लूं तो 6/4 इंटू 100, यानी कि 25 and 25 6 150 ml। ठीक है। अब उसने मुझसे ये नहीं पूछा कितनी हाइड्रोजन बनेगी, उसने मुझसे पूछा कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज आया। तो आप बोलोगे देखो भाई, बाद में हो गया 150, पहले था 100, तो चेंज आया 50 ml का। ये था क्वेश्चन। तो जनरली लोग इसमें 150 निकालकर आंसर और टिक मार देते हैं क्योंकि पहला ही ऑप्शन दिखता है। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन कहीं कुछ गलती तो नहीं करवा रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 ml। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 9th में भी। हम इसको फिर से देखते हैं कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है। तो सबसे पहले डाल्टन्स के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो आपको याद होनी चाहिए, क्लास 11th में ये आपसे पूछे जाएंगे 5 नंबर में। तो पहले बात डाल्टन ने क्या बोली? मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल indivisible particle called atoms, right? And this atom word is derived from a Greek word atomio। atomio इसका मतलब होता है indivisible। इसका मतलब होता है indivisible। ठीक, तो सबसे पहली बात डाल्टन ने बोली कि जो कोई भी मैटर होता है वो एक सबसे छोटे बहुत नन्नू से इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। दूसरी बात डाल्टन ने क्या बोली? डाल्टन ने कहा कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। कि भाई किसी भी गिवन एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो हर रेस्पेक्ट में सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको लोहा दे दिया, अब लोहे के अंदर क्या होंगे? आयरन के एटम्स, राइट? Fe। तो अब ऐसा तो नहीं कि कोई Fe ज्यादा बड़ा होगा कोई Fe छोटा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डाल्टन कहता है कि किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स हर रेस्पेक्ट में सेम होंगे, मतलब वो सेम साइज के होंगे, उनकी शेप सेम होगी, उनका मास सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, उनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, सब कुछ उनका सेम होगा, एक दूसरे के एकदम जुड़वा होंगे वो। ठीक है। अच्छा, फिर इसका ऑपोजिट बात भी बोली कि अगर आप
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ले आए, यानी कि कोई दो डिफरेंट एलिमेंट ले आए और उनके एटम्स आप कंपेयर करने लगे, तो दे विल बी डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट, वो हर चीज में डिफरेंट होंगे। ये मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि कितनी बात सच है कितनी बात झूठ है, मैं तो ये बता रहा हूं डाल्टन ने उस समय पर क्या कहा था। ये डाल्टन की कही हुई बातें हैं, मैं इन पर ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा कि ये सारी बातें सही हैं, ये सारी बातें गलत है। वो तो जब हम आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे कि क्या क्या गलत हुआ और क्या क्या सही हुआ। लेकिन अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले अकॉर्डिंग टू डाल्टन और कोई एक स्टेटमेंट दे दे, तो आपको उसको ऐसे नहीं सोचना कि ये सही है या नहीं है, आपको ऐसा सोचना है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या ये सही है या नहीं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं अकॉर्डिंग टू डाल्टन मैटर इज मेड अप ऑफ extremely small individual particle called atom, it is true or not, you will say true. Atoms of different element are different in all respect, is it true or false, you will say false. Why? Because I didn't ask according to Dalton, I just gave you the statement. राइट, आगे चल के हम आइसोटोप पढ़ेंगे, आइसोबार पढ़ेंगे, देखेंगे अलग अलग एलिमेंट की भी कुछ चीजें सेम हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं लिख दूं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। व्हाई? बिकॉज आई मेंशन्ड अकॉर्डिंग टू डाल्टन, राइट। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगली बात उसने बोली कि एटम्स ऑफ different elements may combine with each other in a fixed simple whole number ratio to form compounds। कि भाई दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स आपस में मिलेंगे, किसमें? फिक्स्ड रेशियो में, जो कि सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। जैसे H2O बना लेंगे, H2O2 बना लेंगे, N2O बना लेंगे, NO बना लेंगे, CaSO4 बना लेंगे, है ना, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O बना लेंगे, फिटकरी का फॉर्मूला, राइट। तो वो कुछ भी बना सकते हैं जो आपका मन करे, ठीक है, लेकिन वो फिक्स्ड और सिंपल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन होंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन। हर बात में ये जरूर याद रखना, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। अगली बात उसने क्या बोली कि भाई एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि भाई ना तो आप किसी रिएक्शन के दौरान किसी एटम को बना पाओगे ना उसको डिस्ट्रॉय कर पाओगे, है ना। अगर किसी रिएक्शन में दो एटम हाइड्रोजन के और दो एटम ऑक्सीजन के बन रहे हैं, तो आपने डब्बा बंद कर दिया, आप उस डब्बे को अगर 1000 साल बाद भी खोलोगे तो आपको दो एटम हाइड्रोजन के और दो एटम ऑक्सीजन के वहां पर मिलेंगे। हो सकता है उन्होंने अपनी कॉम्बिनेशन को चेंज कर लिया, कि भाई HO बन गए हो, है ना, O अलग हो गए हो, HH अलग हो गए हो, मतलब कुछ भी हुआ हो अंदर, लेकिन एटम्स की संख्या बराबर रहेगी अकॉर्डिंग टू डाल्टन, बिकॉज एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो हमें ये कहती है कि कोई भी एलिमेंट फिक्स्ड और सिंपल होल नंबर रेशियो में ही बनते हैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने के लिए। और यही बात तो कौन बताता था? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, राइट। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड एक्सप्लेन, बहुत बखूबी एक्सप्लेन करती है सभी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को। ठीक, तो ये सब बातें थी किसके बारे में? डाल्टन के बारे में। अब हम अपना नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है एवोगैड्रोस लॉ। लेकिन एवोगैड्रोस पढ़ने से पहले एक हम घटिया और बहुत ही वाहियात लॉ पढ़ते हैं, बट जो कि थोड़ी सी गलती कर गया था, इसलिए उसको मतलब क्रेडिट नहीं जाता, उसको एवोगैड्रो ने सुधारा था तो उसको सारा क्रेडिट चला गया। साइंटिस्ट का नाम था बर्जीलियस,
बर्जीलियस ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी। बर्जीलियस ने क्या बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, या ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन equal number of atoms at same temperature and pressure। ठीक, इसका मतलब क्या है इसको देखते हैं। वो क्या कहता था कि अगर आपने किसी भी गैस का इक्वल वॉल्यूम ले लिया, जैसे दो गैस है आपके पास, आपने दोनों गैस के इक्वल वॉल्यूम ले लिया 50 ml 50 ml, तो वो कहता था कि अगर पहली वाली 50 ml में आपने एटम्स को कैलकुलेट किया और मान लो 50 ml में एटम्स आए फॉर एग्जांपल 1000, तो दूसरी गैस में आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका वॉल्यूम सेम है तो उसमें जो एटम्स की संख्या है वो भी उतनी होगी, यानी कि 1000 ही होगी। ठीक, ऐसा बर्जीलियस कह के चला गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये जो थ्योरी थी वो डिस्कार्ड कर दी गई। इट वॉज डिस्कार्डेड। क्यों भाई, इसको डिस्कार्ड क्यों किया? ऐसी क्या खराबी थी इस थ्योरी में? तो इसमें खराबी ये थी कि इट वॉज अगेंस्ट डाल्टन्स थ्योरी। वो डाल्टन्स थ्योरी के अगेंस्ट थी। क्यों? डाल्टन्स ने ऐसा क्या बोला जिसको इसने कॉन्ट्रडिक्ट किया? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो उस जमाने की बात करते हैं हम जब हमें एटम्स के फॉर्मूले नहीं पता होते थे, हमें बस ये पता होता था कि हाँ ऐसा कोई एटम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। तो पुराने जमाने में लोगों को पता होता था कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो वाटर बनेगा। ठीक, अच्छी बात है। और लोगों को यह भी पता था कि अगर आपने जितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का लिया है उससे आधा वॉल्यूम आपको ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा और तब आपको पानी मिलेगा। ठीक है, अच्छा। तो अब आप बिल्कुल उसी दुनिया में जाकर सोचना, आपको अभी नहीं मालूम हाइड्रोजन H2 होती है, ऑक्सीजन O2 होती है। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है अभी मॉलिक्यूल्स की, आप तो एटम्स की बातें कर रहे हो। और बर्जीलियस तो क्या कहता था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। इसका मतलब अगर मैं कल को, जैसे अगर मैंने कोई फॉर एग्जांपल 1 ml लिया, सपोज 1 ml हाइड्रोजन ली, ठीक, और मैंने 1 ml हाइड्रोजन में कैलकुलेट किए हाइड्रोजन के एटम, वो भी आया 1 एटम। ठीक, बड़े ध्यान से देखते रहना। 1 ml हाइड्रोजन में मैंने जब कैलकुलेट किया तो मुझे एटम्स मिले केवल एक, कि भाई 1 ml हाइड्रोजन में एक एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका भी 1 ml ले लूं, अगर मैं इसका भी 1 ml ले लूं तो इसके अंदर भी कितने एटम होने चाहिए? एक एटम। सही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अब मेरे पास 1 ml हाइड्रोजन है, यानी कि एक एटम हाइड्रोजन का है। 1 ml ऑक्सीजन है, यानी कि एक एटम ऑक्सीजन का है। तो अब अगर मैं रिएक्शन देखूं तो रिएक्शन क्या कहेगी कि भाई अगर इसका 1 ml इसके आधे ml से रिएक्ट करेगा, क्योंकि स्टोइशियोमेट्री क्या है, इसकी 1 है और इसकी आधी है, तो मुझे 1 ml पानी मिल जाएगा। ये वाली बात मेरी रिएक्शन कहती है, गेल-ओसाइक कहता है। ठीक है, तो 1 ml अगर हाइड्रोजन आधे ml ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो 1 ml पानी मिलेगा। अब मुझे यह भी पता है कि 1 ml हाइड्रोजन का मतलब मैं एक एटम की बात कर रहा हूं, तो आधे ml ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? आधा एटम। और डाल्टन ने अभी कहा था कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। तो अगर आपने 1 ml हाइड्रोजन को आधे ml ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, इसका मतलब आपने एक हाइड्रोजन के एटम को आधे ऑक्सीजन के एटम से रिएक्ट करवा दिया। और आधे ऑक्सीजन का एटम आया कहां से? डाल्टन तो कहता था कि आप किसी भी एटम को तोड़ नहीं सकते हो। तो ये आधे एटम का क्या कॉन्सेप्ट है? या तो डाल्टन गलत था या फिर बर्जीलियस गलत था।
लेकिन डाल्टन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, उस पर लोगों ने शक नहीं किया, बर्जीलियस पर शक किया गया और बर्जीलियस की थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक, बर्जीलियस ने बस एक छोटी सी गलती कर दी थी एटम वाली, बाकी उसका लॉ बहुत शानदार था क्योंकि उसने बहुत बड़ी डिस्कवरी करी थी। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एवोगैड्रो। एवोगैड्रोस लॉ, ये वही एवोगैड्रो नंबर वाले एवोगैड्रो हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने छोटा सा मॉडिफिकेशन किया बर्जीलियस की थ्योरी में, एटम की जगह मॉलिक्यूल कर दिया। ठीक, और इतना शानदार लॉ निकल कर आया जिसको हम खूब यूज करेंगे गैसियस स्टेट में। लॉ क्या था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन of temperature and pressure contain equal number of molecules। बस यहीं पर उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं एटम की बात नहीं कर रहा, मैं तो मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। तो लोगों ने कहा अच्छा मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगर मैंने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लिया, मतलब जितना, मतलब मैं वो हाइड्रोजन का वॉल्यूम लूंगा, जैसे सपोज मैंने लिखा हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गिविंग H2, तो अगर मैंने इसका 1 ml लिया और इसका भी 1 ml लिया, तो अगर इसके 1 ml में 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि ऑक्सीजन के भी 1 ml में 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। उसने कहा हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब अगर इसके 1 ml में एक मॉलिक्यूल हुआ, तो इसका भी 1 ml में एक मॉलिक्यूल होगा, ये कहना चाह रहे हो? यस, मैं यही कहना चाह रहा हूं। तो कल को अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन का 1 ml ऑक्सीजन के आधे ml से रिएक्ट करेगा, तो क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के आधे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा? जी हाँ, हम यही कहना चाह रहे हैं। और आधे मॉलिक्यूल का मतलब हाफ O2, और आधे मॉलिक्यूल का मतलब कि अगर O2 में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो आधे मॉलिक्यूल का मतलब हो गया ऑक्सीजन का 1 एटम। तो यहां पर ना तो डाल्टन फेल हुआ और एवोगैड्रो की बात भी साबित हो गई। तो अब से हम यही लॉ याद रखेंगे, बर्जीलियस को हम भूल जाएंगे बिल्कुल, बर्जीलियस हमारे किसी काम का नहीं है। बर्जीलियस अगर कोई स्पेशली 11th क्लास में पूछेगा तो आप बस उसकी डेफिनेशन लिखे आना, बाकी वो कहीं काम नहीं आएगा, उसको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल के फेंक देना। हम क्या याद रखेंगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वॉल्यूम is directly proportional to molecules. Volume of gases is directly proportional to molecules. मतलब कल को अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उसी रेट से बढ़ेंगे। अगर आपने वॉल्यूम डबल कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल हो जाएंगे। अगर आपने वॉल्यूम आधा कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आधे हो जाएंगे। अगर आपने वॉल्यूम 1/3 कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी 1/3 हो जाएंगे। ठीक, चलिए, ये हो गया आपका एवोगैड्रोस लॉ। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं अपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस पर। धीरे धीरे हम लोग मोल में प्रवेश कर रहे हैं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, अब आप हम लोग एनसीईआरटी की शुरुआत कर सकते हो। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। शुरुआत में थोड़ी सी इंडियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा दे रखा है कि ऋग्वेद, सामवेद, है ना, यजुर्वेद, तो हमारे जो पुराने वेद हुआ करते थे या ग्रंथ हुआ करते थे, उनमें भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बहुत डिटेल में बातें की गई थी। ठीक, चाणक्य ने भी इसकी बातें की थी, नागार्जुन ने भी इसकी बातें की थी।
तो उन सब की थोड़ी सी हिस्ट्री दे रखी है 2-3 पेज की, तो उसको पढ़ लेना, चाहो तो आपको अपने देश पर गर्व होगा। ठीक, हाँ, कॉम्पिटिटिव के पर्पज से कोई उसका कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो प्रॉपरली जैसे फिजिकल और उसकी बात करी थी हम लोगों ने, मिक्सचर की और सॉल्यूशन की, एटम्स, कंपाउंड, इन सब बातों की, तो वो आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर यूनिट सिस्टम आएगा, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर राउंडिंग ऑफ, और उसके बाद फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, और उसके बाद एवोगैड्रोस, गेलो-सेक लॉ, और फिर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो बिल्कुल जैसे एनसीईआरटी में हेडिंग चल रही है, मैं वैसे ही आपको हेडिंग बाई हेडिंग पढ़ा रहा हूँ, बस उसका कंटेंट जो है वो अपने कंपटीशन के हिसाब से हम लोग अप और डाउन कर लेते हैं। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस की बात करते हैं। तो एक टेक्निक होती है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये क्या होता है? एक स्पेक्ट्रोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको आईआईटीज वगैरह में जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा। ठीक, बहुत करोड़ों रुपयों का होता है वो, 10-10, 15-15 करोड़ का एक इंस्ट्रूमेंट आता है। हर कोई उसको यूज नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेशली क्लासेस लगाई जाती हैं, उसके लिए स्पेशली ऑपरेटर्स बुलाए जाते हैं बड़ी बड़ी जगह से, जिनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा ज्यादा होती है। ठीक, तो हमें और आपको ऐसे नॉर्मली छूने के लिए वो नहीं दिया जाता, बहुत स्पेशल निगरानी में रखा जाता है उसको। क्यों? क्योंकि सोचो 10 से 15 करोड़ का तो वो इंस्ट्रूमेंट ही है, कुछ खराब हो गया तो ऐसे नॉर्मल लोग थोड़ी ठीक कर लेंगे, उसके लिए स्पेशली वहां से बड़े बड़े जगह से डीआरडीओ वगैरह से साइंटिस्ट बुलाने पड़ते हैं, फिर वो उसको ठीक करके जाते हैं, उसमें लाखों पैसा खर्च होता है। ठीक, तो एक मास स्पेक्ट्रोमीटर नाम का कंपाउंड होता है, जिसमें आप कंपाउंड को डालो, वो आपको मास बता देगा। तो उससे आपको ये पता चल जाता है, जैसे आपको ये तो पता चल गया कि आपके कंपाउंड में ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन है, सल्फर है। अब कितनी है ये कैसे पता करूं? तो फिर वहां पर आप मास का सहारा लेते हो, भाई मास इतना आया तो हो सकता है ये इतने हो, ये इतने हो, ये इतने हो, ऐसा कर करके। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री तो आज की टेक्निक है जिससे हम एटॉमिक मास को एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकते हैं। टू डिटेक्ट लेकिन हम तो कब की बात कर रहे हैं? सन 1800 की, 1850 की, 1900 की। तब तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था, तब तो लोग लैब के बारे में भी नहीं जानते थे कुछ ऐसी चीज होती है। तो तब कैसे पता लगाते थे? तो तब बिल्कुल वैसे पता लगाते थे जैसे हम लोग घर में पता लगाते थे। पहले के जमाने में वो वेइंग बैलेंस तो होते नहीं थे, तो लोग कैसे पता लगाते थे? लोग कहते थे कि जैसे उनके ना कुछ मासेस फिक्स होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, अम, जैसे एक चावल की उन्होंने बोरी ले ली, है ना, तो भाई कि एक चावल की बोरी के बराबर मैं आपको 2 सोने की असरफियां दूंगा। अब वो मास फिक्स नहीं है कुछ भी, है ना, उन्होंने फिक्स कर रखा है कि भाई चावल की बोरी इतने, मतलब उन्होंने कुछ मास फिक्स कर दिया होगा कि चावल की बोरी को आज से हम इतना स्टैंडर्ड तय कर देते हैं। अब हमें जब भी किसी को मास तोलना होगा तो हम इस चावल की बोरी के बराबर तोल देंगे। जैसे अगर आपने एक मूवी देखी हो मोहनजोदारो, है ना, तो उसमें जब वो लाजवर्द मणि लेने जाता है तो उसको बोला जाता है कि भाई एक एक लाजवर्द मणि के बराबर 3 बोरी गेहूं, है ना, या फिर ऐसा कुछ भी बोलते हैं। तो उन्होंने, लोगों ने स्टैंडर्ड सेट कर रखे थे। तो जब एटम्स के मास की बात आई तो लोगों ने कहा एक काम करो, हाइड्रोजन को पकड़ लेते हैं। ठीक, उससे क्या होगा? हाइड्रोजन को एक मास दे देंगे कुछ भी, जैसे हाइड्रोजन को दे दिया 1। अब मुझे कार्बन का मास पता करना है, तो मैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में करूंगा। तो हाइड्रोजन को मैंने 1 मान लिया। तो अब जैसे सपोज मुझे कार्बन का मास तय करना है, तो मैं हाइड्रोजन के कंपैरिजन में तय करूंगा कि भाई कितने हाइड्रोजन लगाने के बाद मुझे उतना मास मिल रहा है जितना इस कार्बन के पास है। तो मुझे पता चलेगा कि भाई 12 हाइड्रोजन लगाने पड़े, तो मैं कह दूंगा ओके, कार्बन का मास हो गया आज से 12 गुना ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अगर हाइड्रोजन का आपने 1 ग्राम माना तो कार्बन का हो गया 12 ग्राम। ठीक, तो पहले के जमाने में सबसे पहले जब एटम्स के मास निकालने की बात हुई तो लोगों ने हाइड्रोजन को चुना। लेकिन फिर कुछ और भी इसमें डिस्क्रिपेंसी आई, जैसे कुछ एटम्स के मास जो है वो फ्रैक्शन में आ गए। तो फिर अब हाइड्रोजन को आप ऐसे तो कह नहीं सकते हो कि भाई 10 हाइड्रोजन पूरे और एक आधा। क्यों? क्योंकि फिर डाल्टन गुस्सा हो जाएगा, डाल्टन तो कहता था आधा एटम होता ही नहीं है। तो फिर हाइड्रोजन को हटा दिया गया, फिर ऑक्सीजन को लाया गया। लेकिन ऑक्सीजन में दिक्कत ये थी कि ऑक्सीजन के आइसोटोप्स बहुत ज्यादा एबंडेंट थे नेचर में। तो कभी कभी क्या होता था, 16 ऑक्सीजन मिल जाता था, कभी कभी 18 ऑक्सीजन मिल जाता था। तो अब 16 ऑक्सीजन वाले का मास 16 है,
18 ऑक्सीजन वाले का मास 18 है, तो कभी आपने मान लो किसी ऑक्सीजन को लिया वो 16 वाला निकल गया, कभी लिया तो 18 वाला निकल गया, तो आप जिस एटम का मास निकालोगे वो गड़बड़ा सकता है, तो फिर ऑक्सीजन को भी हटाया गया। और फिर बाद में नए नए तरीके के अलग अलग एटम्स को देखा गया, सबके साथ थोड़ा थोड़ा एटम के मासेस निकाले गए, है ना, इसमें सालों लगे, बहुत मतलब सैकड़ों सालों में ये सारी टेक्निक करी गई। फिर जाकर कहीं एक टाइम बाद किसी 1961 के आसपास की बात है, मतलब आजादी के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको, 1961 में जाकर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट जो थी, उन्होंने सबसे स्टेबल आइसोटोप कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड सेट किया कंपैरिजन के लिए। और 1961 से लेकर अभी तक हम कार्बन 12 को ही एक स्टैंडर्ड मानते हैं किसी भी एटम का मास निकालने के लिए। ठीक, तो हम इसमें अब कुछ बातें लिखेंगे कि in 1961 the International Union of Chemists selected the most stable isotope of carbon 12 as standard for comparison। ठीक, और जब कंपैरिजन के लिए सेट कर दिया गया तो फिर कार्बन 12 के भी तो मास को कुछ मानोगे, तो उसी सिस्टम में क्या बोला गया कि भाई आज से हम कार्बन 12 को एक मास असाइन करते हैं, जाओ हमने तुम्हें वरदान दिया कि आज से तुम्हारे मास को एग्जैक्टली 12 AMU माना जाएगा। अभी मैं सब बातें एकदम आपको समराइज कर दूंगा, अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ आपको लगेगी तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस अभी सुनते रहो, अभी सारी बातों को हम समराइज कर देंगे। ठीक, मतलब क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट चुने गए थे, सबके मासेस को हटा दिया गया, बाद में कार्बन 12 के मास को असाइन किया गया कि भाई आज से अगर किसी भी एलिमेंट का मास तोला जाएगा तो हमेशा कार्बन 12 के मास से ही कंपेयर करके तोला जाएगा। तो लोगों ने कहा कार्बन 12 के मास को क्या मानना है, तो कहा गया हमने उसको वरदान दे दिया है कि आज से तुम्हारा मास जो होगा वो 12 AMU होगा। लोगों ने कहा ये AMU क्या है, तो एएमयू की यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू का मतलब वो यूनिट जो एटम के मास को तोलते टाइम बोली जाएगी। जैसे जब चीनी लेने जाते हो तो किलोग्राम, ग्राम, टन, कुंटल ऐसे नापते हो ना, लीटर में तो नहीं नापते, क्यों, क्योंकि वजन की यूनिट को तय कर दिया गया है किलोग्राम, ग्राम, ये सब चीजें। जब वॉल्यूम नापते हो तो लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, एरिया नापते हो तो मीटर स्क्वायर, ऐसे ही जब एटम्स का मास नापोगे तो एएमयू यूनिट लगाओगे। कुछ लोग एएमयू को यू भी बोलते हैं केवल, आजकल के जमाने में एएमयू की जगह केवल यू भी लिखा होता है, इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक, तो कार्बन का मास क्या हो जाएगा 12 AMU या 12 U, मैं भी यू ही यूज करूंगा क्योंकि आजकल आईआईटी यू ही यूज कर रही है। ठीक, तो लोगों ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुमने कार्बन के मास को तो 12 बोल दिया, तो अब जो कार्बन से ज्यादा वाले होंगे उनको तो आप पता लगा लोगे कार्बन से कंपैरिजन करके, लेकिन कार्बन से कम वालों को कैसे पता लगाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको एटम तोड़ना पड़ेगा, एटम्स आर इनडिविजिबल, डाल्टन गुस्सा हो जाएगा। तो क्या करूं, तो लोगों ने कहा एक काम करो, इसको कैसे भी करके वन बनाओ। क्यों, क्योंकि अगर वन बना लिया तो फिर आगे जितने भी होंगे उतने ही इस फैक्टर का मल्टीप्लाई करते चलेंगे और वही हमारा आता जाएगा। जैसे अगर किसी का मास आया 4, तो हम 1/12 इंटू 12 इंटू 4 कर देंगे, तो 12 12 कैंसिल और 4 आ गया हमारा। तो लोग हाँ, तरीका तो सही है। तो फिर एएमयू की एक परफेक्ट डेफिनेशन ही बना दी गई। क्या, तो यहां से अब सबसे काम की बात इतने पॉइंट की कि व्हाट इज 1 AMU या व्हाट इज 1 U, ये AMU का मतलब क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज अ मास exactly equal to
1/12 the mass of one carbon 12 atom। ठीक है, उन्होंने तय कर दिया कि 1 AMU का मतलब हमेशा क्या होगा कि कार्बन 12 का मास उठाओ जो कि 12 AMU मान लिया गया है और उसमें 12 से डिवाइड दे दो, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी उसको मैं 1U बोलूंगा। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। फिर बाद में ऐसा भी बोला गया कि भाई ये U जो यूनिट है, तोल तो मास ही रहे हो, तो भाई मास की यूनिट तो ग्राम, किलोग्राम, ये सब चीजें देखते थे, तो कोई लॉजिक है कि नहीं, मतलब किस इसको ग्राम वगैरह में निकाल सकते हैं कि नहीं। तो लोगों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे और एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, तो बहुत छोटी वैल्यू आई और हमारे बहुत काम की है। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10 raised to the power minus 24 gram। 1.66 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम is equals to 1 AMU या 1 U होता है। ठीक, और आपने Na का नाम सुना है? एवोगैड्रोस नंबर, क्लास 9th में पढ़ा होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। और ये ऐसा ही नहीं आ गया नंबर, 1 AMU इज इक्वल टू इतने ग्राम, सही बात है। और जब आप 1 में 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 का डिवाइड दोगे तो आपको एग्जैक्टली यही वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब मैं इसकी जगह 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 की जगह 1/6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 भी लिख सकता हूं। इसका मतलब कल को मैं एक फॉर्मूला बोल सकता हूं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। बहुत काम का फॉर्मूला, इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला और मोल कंसेप्ट की शुरुआत हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मोल चैप्टर का पहला, जो आगे खूब सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। हम 50, 100, 150, 200 खूब न्यूमेरिकल करेंगे जिनमें ये फॉर्मूला खूब काम आएगा। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1 AMU की वैल्यू और 1 U या 1 AMU और 1/Na इज इक्वल टू क्या रिलेशन होता है वो। तो चाहे 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम बोलो, चाहे 1 U इज इक्वल टू 1/Na ग्राम बोलो, दोनों बातें एक ही है। ठीक, ओके। और हमने एक और बात क्या कर ली कि हम किसी भी एटम का मास कैसे निकालेंगे, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 से कंपैरिजन करके। तो मैं एक फॉर्मूला और लिख सकता हूं कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1/12 mass of an atom of carbon 12। ये हो जाएगी मेरी रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन। ठीक, कोई काम का नहीं है, बस किताबों में दिया होता तो ये लिखवा दिया, काम की बात है तो इससे ऊपर की थी, काम की नहीं, बहुत 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 ज्यादा काम की। ठीक, अच्छा। तो जैसे सपोज कोई एक एलिमेंट है, उसका मास आया, जैसे मैग्नीशियम ले लेता हूं, उसका मास आया लेट सपोज 24U। 24U, तो ये 24U, अगर मैं किसी एलिमेंट का मास बोल रहा हूं 24U, तो इसका मतलब क्या है? जब आप 24U सुनोगे तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनेगी? एक्चुअली 24U सुनकर तो आपके दिमाग में ये इमेज बनेगी कि मैग्नीशियम जो है वो 24 गुना भारी है।
किससे? कार्बन 12 एटम के कार्बन 12 एटम के मास के 1/12 से। फिर से सुनो क्या कह रहा हूं। मैग्नीशियम का मास है 24U। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कार्बन 12 एटम का मास निकालो पहले, और उस मास का 12वां हिस्सा कर दो, है ना, यानी कि 12 हिस्सा कर दो। तो जो उसका एक हिस्सा होगा उससे 24 गुना भारी होगा आपका मैग्नीशियम। तो इस बात को लिख लेते हैं कि द एटॉमिक मास of an element tells us how many times an atom of the element is heavier than 1/12 of an atom of carbon 12। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। तो यहां तक सब चीजें क्लियर हो गई आपकी, मैं ऐसा मानकर चलता हूं। तो ये बातें थी हमारी एटॉमिक मास की। लेकिन बाद में एक दिक्कत और आई। लोगों ने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनके जो मास था वो एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं आ रहा था, वो फ्रैक्शन में आ रहे थे। जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का मास आया 35.5 U। जिंक। जिंक का मास आया 63.5 U, है ना। कॉपर, सॉरी ये कॉपर का मास है 63.5 U। जिंक का मास आया 65.3 U। अब लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई ये 0.5, 0.5, 0.3 का क्या मतलब है, क्योंकि एटम तो काटा नहीं जा सकता। या तो आप 35 एटम लो या 36 एटम लो, या 35.5 का मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो तब वहां पर इंट्रोड्यूस हुआ एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम था एवरेज एटॉमिक मास। लोगों ने कहा ये एटॉमिक मास नहीं है 35.5, ये एवरेज एटॉमिक मास है। तो पूछा भाई काय का एवरेज? क्लोरीन ही तो है। दो क्लोरीन जोड़ोगे तो डिवाइडेड बाई 2 होके 35.5 आएगा। तीन जोड़ोगे तो डिवाइडेड बाई 3 होके 35.5 आएगा। एवरेज क्या होता है? एवरेज भी तो इतना ही आएगा सेम वैल्यू का। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, नेचर में डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स की डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज होती है, और डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज को जब आप एवरेज लेकर कैलकुलेट करते हो तब एटम का एग्जैक्ट मास निकल कर आता है। तो लोगों ने कहा वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ये हम आपको कल की क्लास में सिखाएंगे कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेकिन आज की क्लास में आप लोग कुछ एटॉमिक मासेस लिख कर ले जाइए। ये आपने 9th में याद करे ही होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं किया था तो मैं मानकर चलता हूं आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इनको याद कर लीजिए। जैसे हाइड्रोजन का मास होता है 1U, हीलियम का होता है 4U। याद है? वेल एंड गुड, नहीं याद तो लिख लो। 7U, बेरिलियम 9U, बोरोन 11U, कार्बन 12, अब U अपने आप लगा लेना, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियॉन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40।
ठीक है, ध्यान से देखना, कैल्शियम और आर्गन का मास सेम है, इसकी भी बात करेंगे। ऐसी स्पीसीज को आइसोबार बोला जाता है। कुछ और, जैसे अब ये तो 1 से लेके 20 तक के एटम थे, अब कुछ और एटम्स भी लिखवा रहा हूं। जैसे आयरन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, एटॉमिक नंबर 26, इसका मास होता है 56U। कॉपर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, ये एटॉमिक नंबर है, इसका मास होता है आपका 63.5U। जिंक, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30, इसका मास होता है 65.3U। फिर ब्रोमीन, इसका मास होता है 80U। आयोडीन 127U। गोल्ड AU, AU मतलब गोल्ड 197U। AG सिल्वर 108U। Cr मतलब क्रोमियम, Cr क्या होता है, क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, इसका मास होता है 52। ठीक, तो अगर कल को मैं आपको कोई फॉर्मूला दे दूं, जैसे H2O का मास बताओ, तो हाइड्रोजन का क्या होगा 1, तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 हो गया 18। मैंने आपसे कहा H2SO4 का मास निकालो, तो आप कहोगे 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का मास 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, तो ये हो गया 64 प्लस 32 प्लस 2, ये हो गया 98। मैंने आपसे कहा CaCO3 का मास निकालो, तो आप कहोगे कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, लेकिन 3 ऑक्सीजन है। जब इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा 100U, है ना। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि मुझे सुक्रोज का मास बताओ, सुक्रोज क्या होता है C12H22O11। ठीक, तो इसका मास आप लोग घर से निकाल के लाएंगे सुक्रोज का, मैं आपको बता देता हूँ 342 आना चाहिए सुक्रोज का मास। ठीक, तो ये सारे मासेस आपको याद होने चाहिए। तो कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एवरेज एटॉमिक मास की, और कल हम लोग आपके सामने मोल शब्द का प्रयोग करना शुरू कर देंगे, और कल से हम लोग प्रॉपर मोल और मोल के न्यूमेरिकल में घुस जाएंगे। ठीक, तो आज